नमस्कार। इस वीडियो में हम स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यासों पर चर्चा करेंगे। अधिकांश स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यासों ने स्वाधीनता के उपरांत उत्पन्न बाह्य और आंतरिक स्थितियों पर कथानक को आधारित किया है। उपन्यासों की प्रवृत्ति तात्कालिक समस्याओं को सामाजिक संदर्भ में उभारने की अधिक रही है। स्वाधीनता के उपरांत जो परिवर्तन आया है उसे पूर्व स्थिति के साथ रखकर टूटते हुए आदर्शवाद, बढ़ते हुए अवसरवाद और ईमानदारी की कुटिलता के चक्रव्यूह में जूझते हुए दिखाना हिंदी उपन्यासकारों की प्रवृत्ति रही। सामाजिक परिवर्तनों को ब्यौरे से भी प्रस्तुत किया गया। स्वातंत्र्योत्तर उपन्यासों को विषय वस्तु की दृष्टि से कुछ श्रेणियों में हम विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यासों में विकास का प्रवाह कम गतिशील होता है। इनका उद्देश्य वातावरण की विशिष्टता का चित्रण होता है। व्यतीत होता हुआ पात्र पाठक में एक प्रकार की कचोटता या मोहकता भर देता है। आंचलिक कृतियों की प्रकृति, भाषा, रीति रिवाज सब मिलकर अपने आप में ही उद्देश्य बन जाते हैं। उनका आत्मीय विवरण ही ऐसा रंगीन हो जाता है कि यथार्थगत विषमता ओझल हो जाती है। ऐतिहासिक विकास अपेक्षाकृत महत्वहीन हो उठता है। सभी आंचलिक उपन्यासों के बारे में यह कथन समान रूप से लागू नहीं होता, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध और चर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल आदि के बारे में यह कथन बहुत दूर तक लागू होता है। मैला आंचल की शक्ति उसके सविस्तार अंकन में है। मैला आंचल का कथा क्षेत्र बिहार का पूर्णिया जिला है। एक ओर उन पर पड़ता हुआ नई स्थितियों का दबाव और दूसरी ओर परंपरा का मोह। इस तालमेल से दोनों की विशेषता निखर उठी है। शताब्दियों से एक रस जीवन पर नए युग की पहली चोट बहुत मार्मिक हो उठी है। इस आंचलिकता में कितना दारुण यथार्थ और उसे दूर करने की शक्ति है, यह नहीं दिखाया गया। रेणु और प्रेमचंद का ये बहुत बड़ा अंतर है। कुछ आंचलिक उपन्यास अवश्य ऐसे हैं जिनमें यथार्थ की विषम स्थितियां ओझल नहीं रहती, जैसे नागार्जुन का रतिनाथ की चाची बलचनमा और भैरव प्रसाद गुप्त का गंगा मैया और धरती आदि। राही मासूम रचा का आधा गांव इसीलिए विशिष्ट नहीं है कि वह किसी मुसलमान लेखक द्वारा हिंदी में रचित उपन्यास है। वह अपने अकुंठ यथार्थ चित्रण और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गांव में बसे मुसलमान ग्रामीणों की कथा है जो पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन भारत विभाजन की त्रासदी झेल रहे हैं। मुसलमानों की हिंदुओं से विशिष्टता या भिन्नता तो लोग देखते थे, किंतु उन्हें किसी अंचल का अंग बनाकर इसमें पहली बार प्रस्तुत किया गया है। सामाजिक और पारिवारिक उपन्यास। इस दौर में सामाजिक पारिवारिक उपन्यासों में टूटते हुए परिवारों, स्त्री पुरुष के नए संबंधों, राजनीतिक भ्रष्टाचार का पात्रों पर प्रभाव और यौन चेष्टाओं का चित्रण, ये सब मिला जुला मिलता है। यद्यपि कथानक प्रायः आर्थिक स्थिति एवं स्त्री पुरुष संबंध के ही चारों ओर घूमता है। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र में राजनीति मात्र को भ्रष्टाचार का स्रोत बताया जाता है। मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे वस्तुतः नागरिक जीवन में रूढ़िग्रस्त संस्कारों की यातना की कथा है। मोहन राकेश के इस उपन्यास का प्रभाव उनकी अधिकांश कहानियों के प्रभाव से भिन्न नहीं है। मोहन राकेश के बाद राजेंद्र यादव का उखड़े हुए लोग उस दंपत्ति की कथा है जो बेईमानी और कुटिल दांव पेच की दुनिया में रह नहीं सकता। उपेंद्रनाथ अश्क मध्य वर्ग के जीवन की विविधता को उसकी संपूर्णता में प्रकाशित कर देते हैं। कामकाजी नारी की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बावजूद मध्यवर्गीय संस्कारों का आघात उसे कैसे सहन करना पड़ता है, इसे चित्रित करने की दृष्टि से रमाकांत का उपन्यास तीसरा देश उल्लेखनीय है। बेघर में ममता कालिया ने गतकालिक नैतिकता से चिपटे नवयुवक की यातना का चित्रण किया है। यह उपन्यास आधुनिक यौन नैतिकता की प्रतिष्ठा सहज ढंग से करता है। अस्तित्ववादी उपन्यास। अज्ञे का एक अन्य उपन्यास अपने अपने अजनबी है, जहां 3-4 लोग भयंकर बर्फीले मौसम में एक साथ एक घर में रहते हुए बाध्य हो गए हैं। मानव की अंतिम नियति मृत्यु उन पर छाई रहती है। मृत्यु के संदर्भ में उनकी अतीत और वर्तमान चेष्टाएं महत्वहीन और निरर्थक लगती हैं। नियति और व्यर्थता बोध उपन्यास के केंद्र में है। ऐतिहासिक उपन्यास।
इस युग में ऐतिहासिक उपन्यास अधिकांशतः उन्होंने लिखे जो पहले से लिख रहे थे। वृंदावन लाल वर्मा ने मृगनयनी लिखा, जिसमें कथा वस्तु में बहुत विचित्रता एवं आकर्षण है। उनके उपन्यासों में पहले से ही यह चीज पर्याप्त मात्रा में दिखाई पड़ती है। राहुल जी ने सिंह सेनापति लिखा। सिंह सेनापति का नाम अंगुत्तार निकाय में आया है। वह जैन धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया था। चतुर्सेन शास्त्री ने वैशाली की नगरवधू नामक एक रोमानी उपन्यास लिखा, जिसमें कथा को ऐतिहासिक वातावरण में दिखाया गया है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा लिखा। इन उपन्यासों में द्विवेदी जी अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ होते गए हैं। पुनर्नवा में लोरिक चंदा की लोक कथा को मृच्छकटिकम की कथा से जोड़कर कथा में कालिदास को भी वे ले आए हैं। इसमें सामाजिक विधि निषेधों की पुनर्परीक्षा की गई है। अमृतलाल नागर का उत्कृष्ट उपन्यास मानस का हंस 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह हिंदी के महान कवि तुलसीदास के मानसिक विकास और उस युग के विविधतापूर्ण जीवन को साक्षात कर देता है। राजनीतिक उपन्यास इस दौर में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखकर ऐसे सामाजिक उपन्यास लिखे गए जिनमें ऐतिहासिक प्रवाह की अनुभूति पाठक को हो जाती है। इसमें सामान्य जनसमूह पर पड़ते हुए राजनीतिक दबाव को बहुत सामान्य घटनाओं और मनस्थितियों के चित्रण के माध्यम से संकेतित किया गया है। यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का बूंद और समुद्र, भीष्म साहनी का तमस ऐसे ही उपन्यास हैं। इनमें लेखक की परिपक्व राजनीतिक समझ राजनीति को बहुत व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत करती है। झूठा सच विभाजन की महाकाव्यात्मक गाथा है। एक बहुप्रचारित झूठ यानी सांप्रदायिकता ने कितने बड़े सच अर्थात भारतीय जनता की वास्तविक आकांक्षा को पीछे धकेल दिया। इस घटना ने कितने व्यक्तियों को कितने रूपों में पीड़ित किया, इसकी वेदना यह उपन्यास पाठक को संप्रेषित करता है। महानगरीय उपन्यास। महानगरीय जीवन को लेकर जगदम्बा प्रसाद दीक्षित ने मुर्दाघर और पंकज बिष्ट ने लेकिन दरवाजा लिखा। मुर्दाघर बंबई की वैश्या जीवन पर और लेकिन दरवाजा दिल्ली के साहित्यकारों के रसोन्मुखी सुविधा खोजी जीवन पर आधारित है। मन्नू भंडारी का आपका बंटी और महाभोज भी आधुनिक जीवन की विसंगतियों को रूपायित करते हैं। व्यंग्य प्रधान उपन्यासों में भैरव प्रसाद गुप्त ने अंतिम अध्याय नामक उत्कृष्ट व्यंग्य पूरक उपन्यास लिखा। इस दौर में अन्य प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी और मनोहर श्याम जोशी का कुरु कुरु स्वाहा है। जोशी जी का कसप क्षेत्रीय प्रेम कथा है। काशीनाथ सिंह का अपना मोर्चा शिक्षा जगत की हलचलों का चित्रण मौलिक ढंग से करता है। इस क्षेत्र को उपन्यास के विषय रूप में चुनना एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। पंजाब की विभाजन पूर्व स्थितियों का स्मृत रूप कृष्णा सोबती के जिंदगी नामा उपन्यास में दिखलाई देता है। धन्यवाद।